तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम 2023 में सितंबर महीने में होने वाली है उसी का 10 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। उसका आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए आज देख लेते हैं। पहले प्रश्न से थोड़ा बड़ा इसका कर दिया जाए। पहला प्रश्न है कि ए रमेश यहां आओ, ए रमेश यहां आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन है अधिकरण, कर्ता, संबोधन, करण। ठीक है, तो इस वाक्य में जो कारक है, कारक 8 प्रकार होते हैं। तो इसमें संबोधन है, क्या है, ए, अहे, अरे, अजी, हे, ये सब क्या है, संबोधन बुलाने की बात यहां कहा गया है। तो यहां संबोधन की बात हो रहा है। ठीक है, तो यहां ए रमेश यहां आओ क्या हो जाएगा, इसमें संबोधन कारक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पत का अर्थ क्या है। तो तू डाल डाल मैं पात पत का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काम निकालना, अपना काम निकालना हो जाएगा इस मुहावरे का सही अर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो जो संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं। तो जो संस्कृत में आकारांत शब्द होते हैं ना वह स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आकारांत शब्द वे शब्द हैं जिनका अंत में आकार से होता है, अर्थात जिसके अंत में आ होता है, जैसे लता, रमा, बालिका, बिमला आदि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भ्रमण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य आपको बताना है, यह वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो भक्षण का अर्थ होता है खाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कि वह हराम का पैसा खाता है, लेकिन वो खाता नहीं ना, पैसा कमाता है हराम से। वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, लेकिन वह आम खाता है। दांत से काट कर जो चीज खाई जाती है उसको भक्षण कहते हैं। तो वह आम खाता है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चिड़िया का बहुवचन आपको बताना है। ठीक है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगी। क्या हो जाएगा, चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दही शब्द है, दही कैसा शब्द है। तो दही पुल्लिंग शब्द है। क्या है, दही पुल्लिंग होता है, जैसे दही खट्टा है, दही खट्टा होता है। ठीक है, यह एक पुल्लिंग शब्द है और यह एक द्रववाचक संज्ञा भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गीता हाथ से मारती है, गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो गीता हाथ से मारती है, तो हाथ से मारती है तो करण कारक है, कर्ता ने कर्म से। ठीक है, करण से, तो यहाँ गीता हाथ से मारती है तो यहाँ करण कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। ठीक है, यानी कमल का पर्यायवाची आपको इसमें बताना है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोज, पंकज, अरविंद। यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। कमल का और पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे जलज होता है, जलज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, नीरज होता है, सरसीज होता है, अरविंद होता है, नलिन, सारंग, राजीव, ताम्रस, कुमुदनी, अंबुज, पुष्कर, लेखनी, खरका। यह सब कमल का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, कमल का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो दाल का बहुवचन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दालें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंग्लिश का है, इंग्लिश भी 10 नंबर का पूछेगा। अगला प्रश्न है ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्कैंटी मतलब होता है अल्प यानी कम या अभाव। ठीक है, और प्रोवाइड मतलब होता है प्रबंध करना, उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड
आपको इसमें से गलत शब्द चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा गैटी। गैटी का मतलब होता है आपका, इसका हो जाएगा GA, यहाँ पर इसका हो जाएगा GAIETY, GAIETY हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग इसका गलती है। तो गैटी का मतलब होता है आमोद प्रमोद, ठीक है। वेराइटी का मतलब होता है विविधता, किसी भी चीज में विभिन्न प्रकार का। एंजाइटी मतलब होता है चिंता। सोसाइटी मतलब होता है समाज। तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी भी दूर के वस्तु को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु को देखने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का जो प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको करते हैं टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए है जो माइक्रोस्कोप है, तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए यंत्र का प्रयोग करेंगे उसको माइक्रोस्कोप कहेंगे। पेरिस्कोप कहेंगे कि पनडुब्बी हो जाएगा, या युद्धपोत में छिपे हुए सैनिकों द्वारा जो लक्ष्य का पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप तो जान गए कि दूर के वस्तुओं और स्थानों को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे कैलिडोस्कोप है, तो इसमें क्या होता है कि डिजाइनर जो होते हैं ना, डिजाइनर द्वारा कालीनों का, कपड़ा, आभूषण आदि के पैटर्न बनाने के लिए ना इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरेबल हो जाएगा। क्या? तो पैरेबल का मतलब होता है कहावत, ठीक है, या उपमा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए है जो पैराडिज्म है, या पैराडिज्म का मतलब होता है उदाहरण होता है, ठीक है। डेडेटिक का मतलब होता है उपदेशक या प्रबोधक होता है, और पैरागॉन का मतलब होता है अनुपम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू एनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कड वेरी हार्ड। वर्कड वेरी हार्ड का मतलब होता है कि टू स्टेन एवरी नर्व। टू स्टेन एवरी नर्व का अर्थ होता है खून पसीना एक करना। तो अगर कठिन परिश्रम करेंगे तभी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। जैसे वेरासिटी है, ठीक है, तो वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रीडम, ट्रूथ, विजडम, लॉयल्टी। तो ट्रूथ मतलब सच्चाई होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई, फ्रीडम मतलब आजादी होता है, ट्रूथ मतलब सच्चाई होता है, विजडम मतलब बुद्धिमानी या बुद्धि होता है, लॉयल्टी मतलब निष्ठा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अपोजिट विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है कि इम्प्लीकेट मतलब इम्प्लीकेट आपको बताना है। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना या चक्कर में डालना, ठीक है। तो जैसे एक्यूज हो जाता है, एक्यूज क्या मतलब दोषी या अपराधी ठहराना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा एक्सटोनरेट मतलब क्या होता है कि छोड़ना या अपराध मुक्त कराना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जैसे सेंट रवि दास वाज डैश बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबलर। इसका हो जाएगा संत रविदास जूता बनाते थे इसलिए कबलर यानी मोची यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोची। कबलर मतलब मोची होता है, ठीक है, मोची का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। जैसे ऑप्शन है नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज प्रेजेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द ऑप्शन डेट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड, ठीक है। तो प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। तो प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें है टू टेस्ट अगेन, टू टेस्ट बिफोर, टू एग्जामिन, टू ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। नजदीकी इसका अर्थ, प्रोटेस्ट का नजदीकी अर्थ का हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस व्यक्ति रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो जो ओ होता है ना, ओ वह केवल ओ से ही लेगा, ठीक है। ओ दाता होता है, ठीक है। वो जो ब्लड ग्रुप वाला होता है उसको दाता कहते हैं, ठीक है। जैसे ए भी रहेगा तो वो सभी से ले सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो ऐसे उबालना है, सोडियम कार्बोनेट मिलाना है, आसवन है, कास्टिक सोडा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थायी जो कठोरता होगा उसको उबालकर हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी आसवन विधि से सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, कास्टिक सोडा मिलाकर उसकी दूर कर सकते हैं, लेकिन उबालेंगे तो दूर नहीं होगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहते हैं। अगर प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो विभिन्न रंगों में बिखराव उसका हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व होता है। तो आवर्त सारणी में पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है कि घरेलू प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेऑन हो जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में फ्रेऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सिरका किसका जलीय विलयन होता है। सिरका किसका जलीय विलयन होता है। तो सिरका जो होता है ना वह एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। ठीक है, सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट अम्ल यानी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता किसे मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं। तो आर्द्रता है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और सापेक्षिक घनत्व रहेगा तो घनत्व का बात आ जाएगा तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर से क्या होता है कि विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन होता है। यानी जो रेडियो तरंग होता है वह किस वायुमंडल में इसका स्तर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग जितना भी होता है सब आयन मंडल में होता है। कहाँ होता है? आयन मंडल में होता है। और मौसमी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में होती है। और वायुयान जो उड़ाया जाता है वह समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को किस गैस के कारण घटी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में। ठीक है, और ये भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि छोटी माता, ठीक है, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। तो जो छोटी माता हो जाता है ये तो सब विषाणु से ही होता है। ठीक है, लेकिन कौन से विषाणु से छोटी माता हो जाता है। तो छोटी माता जो होता है चिकन पॉक्स जो होता है वह आपका बेरिसेला विषाणु द्वारा जो है किससे? बेरिसेला विषाणु के द्वारा आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेरिसेला हो जाएगा। ठीक है, छोटी माता बेरियोला दिया हुआ बेरिसेला से हो जाता है। ठीक है, चलिए चिकन पॉक्स जो होता है बीमारी हो जाता है बेरिसेला रोस्टर जिसका नाम है उसी को आमतौर पर चिकन पॉक्स आमतौर पर छोटी माता जो गांव देहातों में आप सुनते हैं कि छोटी माता आ गया है। ठीक है, तो यह जगह बेरियोला और बेरिसेला वही रोस्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मधुमेह हो जाएगा। चेचक को कर सकते हैं, पोलियो का टीका होता है, काली खांसी का टीका होता है, लेकिन मधुमेह का टीका नहीं होता है। इसमें इंसुलिन काम आता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन से इसको ठीक किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। मिनी माता, तो मिनी माता जो रोग हो जाता है यह पारद यानी पारा युक्त पानी पीने से आपको मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दांत व हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम से। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को कहकर संबोधित किया। किसको? महात्मा गांधी को कहकर 26 अगस्त 1947
को ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा था कि मेरे प्रिय गांधी जी, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं और बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं, जबकि बंगाल में हमारी सेना एक आदमी गांधी जी के साथ है और कोई दंगा नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसी समय कहा था कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल अगार राज्य सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कंचनजंगा, कंचन जो जंगा है आपका राइट सुमेलित है, सिक्किम में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देहांग जो दिबांग है यह उत्तराखंड में दिया हुआ है, यही गलत है। ठीक है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपी, अरुणाचल प्रदेश में। और शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में ये जैव मंडल है। ठीक है, तो बाद बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संयंत्रों को उसके साथ सुमेलित करना है। नाभिकीय संयंत्र उसके साथ सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ नाभिकीय संयंत्र है, एक तरफ वो कहां पर पड़ता है उसका जो राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो कल्पक्कम जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, नरौरा कहाँ है? नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और काकरापारा गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी जो आते हैं वह आर्टिकल 76 में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, और यह हॉकी खेल से संबंधित थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था और इसीलिए इनके जन्मदिन पर खेल दिवस जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को। ठीक है, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय 3 बार, मतलब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। ठीक है, 3 बार। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था। तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम जो पढ़ते हैं उनका पूरा नाम था कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ठीक है, और इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इसके प्रथम जो बैठक हुआ था उसमें 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था और 72 के 72 पेशे से वकील थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत से संबंधित रहने वाला व्यक्ति का नाम बताना है। तो यह लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। 1848 से लेकर 1856 तक। और ये अपने शासनकाल में व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाया था और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा जो 1848 में हो गया। उसके बाद जैतपुर जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद संबलपुर उड़ीसा में 1849 में इसको कर लिया। उसके बाद बाघाट को हिमाचल प्रदेश में 1850 में। उसके बाद उदयपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है 1852 में। झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में मिला लिया था। अगला प्रश्न है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया जो है ना यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ वैधानिक प्रावधान है, एक तरफ स्रोत है। भारतीय संविधान में कौन कहां से लिया गया है। तो पहला है कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया ना यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संसदीय सरकार जो है ना, संसदीय सरकार यह ब्रिटेन के सरकार से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। संसदीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। प्रथम जो ओलंपिक खेल हुआ था जो कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो यह एथेंस यूनान में हुआ था, ठीक है। और प्रथम जो ओलंपिक खेल हुआ था या यानी आधुनिक 1896 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें 1896 में फ्रांस के जो थे बैरन पियरे डी कुर्बेटिन थे, इन्हीं के प्रयास से एथेंस के यूनान के एथेंस शहर में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। और इससे पहले प्राचीन काल मतलब 776 बीसी में भी यह खेल होता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 तक है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा 19, ठीक है। 19 जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु अब सिर्फ 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो 19 के एफ में रखा गया था उसको 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में हटाकर इसको अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है, ठीक है। चलिए याद डाल दिया गया है, जो भी आप जैसे भी ऑप्शन में रहे। अगला प्रश्न है कि जलेपला दर्रा जो है कहाँ स्थित है। जलेपला जो दर्रा है यह किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में है। जलेपला कहाँ है, सिक्किम में है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का गोदावरी है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। या पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास स्थित पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न है कि कोलिमा जो ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है। कोलिमा जो ज्वालामुखी है, कोलिमा यह किस राज्य में स्थित है। तो कोलिमा जो ज्वालामुखी है यह मैक्सिको में है, ठीक है। मैक्सिको देश में कोलिमा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि स्वतत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था। स्वतत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह दिए थे महात्मा गांधी। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि जापान की करेंसी का क्या नाम है। जापान की करेंसी का क्या नाम है। तो जापान की करेंसी का नाम येन है। क्या है, येन है। और जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। वहाँ के संसद का नाम येन है और वहाँ के संसद का नाम डायट है। क्या है, डायट है। वहाँ के संसद का नाम डायट है। और चीन की जो राजधानी बीजिंग है एवं वहाँ की करेंसी युआन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह एक नया सेट बनाया गया है एडुटेरिया टीम के द्वारा, ठीक है। और आप 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 दिन में इसको करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग CAG अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न से किसे सौंपता है। तो CAG अपना जो रिपोर्ट होता है ना यह किसको सौंपता है। तो यह सौंपता है राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। अपना जो परीक्षक होता है ना अपना लेखक परीक्षण यह राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। कितने, 5 देश आते हैं, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है एवं मालदीव है, ठीक है। चलिए सॉरी इसमें कुछ कंफ्यूजन है। भारतीय उपमहाद्वीपीय के अंतर्गत कुल देश कितने आते हैं। तो इसमें 7 देश आते हैं। सॉरी दोस्त, इसमें भारतीय उपमहाद्वीपीय के अंतर्गत कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीपीय के अंतर्गत 7 देश आते हैं। और 7 देश में कौन कौन है। तो भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है एवं मालदीव है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था यह शहनाई से था। किससे, शहनाई से था। और इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001 में इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था। तो तुर्कान ए चिहलगानी सबसे पहले जान लेते हैं बनाया कौन था। तो इसको इल्तुतमिश ने बनाया था, लेकिन इसका जो विनाश हो गया यह बलबन के द्वारा कर दिया गया, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ठीक है, तो यह गोवा राज्य में लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है ना, यह आपका चिकमंगलुरु में है, चिकमंगलुरु। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। और भारत में सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक के कुर्ग जिले में उगाई जाती है, और संसार का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो हिंदुस्तान HSRA की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुई थी, जबकि एस हटा दिया गया, HRA की स्थापना 1924 में किया गया था। ठीक है, कानपुर में। अगला प्रश्न है कि महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से था? तो महाजन समिति का जो संबंध था ना, यह चीनी उद्योग से था, और चीनी की कीमत नीति में बदलाव हेतु 1998 ईस्वी में बीबी महाजन समिति का गठन किया गया था। इसने सरकार को चीनी की कीमत निर्धारण को पूरी तरह से विनियंत्रित करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो ईवीएम का जो पहला प्रयोग हुआ था वह 1999 ईस्वी में था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2004, 2005, 2000, 1999। तो ईवीएम का जो प्रयोग हुआ था वह 1999 में पहला प्रयोग हुआ था। इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, और ईवीएम 3 प्रकार की होती है, M1 होती है, M2 होती है और M3 होती है। ठीक है, और सबसे आधुनिक जो ईवीएम है ना वह M3 है। सबसे आधुनिक ईवीएम जो है M3 है। इसका जो प्रयोग 2013 से हो रहा है, 2013 से हो रहा है। और इसका ईवीएम प्रयोग भारत में स्थानीय राज्य एवं संसदीय चुनावों में हो रहा है। और 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संपन्न होती है। और पहला भारतीय ईवीएम का जो आविष्कार हुआ था ना 1980 ईस्वी में MB हनीफा के द्वारा किया गया था। और निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कौन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एक प्रश्न और छूट गया कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर sun यat-sen को चीन का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य का नाम है बास्पोरस जल डमरू मध्य। बास्पोरस जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, और यह जो बास्पोरस जल डमरू मध्य कहाँ है? तो यह भूमध्य सागर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इसी दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उसकी ओर झुका होता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WHO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सेलेस्टे सौलो को। किसको? सेलेस्टे सौलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका
पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है 2023 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या है? फतह। तो कौन देश है? तो उस देश का नाम ईरान है। कौन है? ईरान है। चलिए अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो इस मिसाइल का नाम है सतह से सतह पर मार करने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमखेलगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। और यह मोतिहारी कहाँ है? तो यह पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसका नाम है सांची। क्या है? सांची है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीता है। ठीक है, और नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो सर्बिया से है। चलिए अगला प्रश्न है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, उसका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेटेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो यह चुना है भारत देश को। ठीक है, किस देश को? भारत देश को चुना है। अगला प्रश्न है कि 2021 के लिए किस निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह प्रेस का नाम है गीता प्रेस। ठीक है, और गीता प्रेस एक कहाँ है? तो गोरखपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3 क्रमागत बट्टों 20, 15 और 10 के समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या कीजिए कि इसमें अगर यहाँ 100 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ 100% हो जाएगा, इसमें से 20% घटा दीजिए तो 80/100, 15 है तो 85/100 और 10 है तो क्या हो जाएगा 90/100। काट दीजिए। ठीक है, और काटिएगा तो यहाँ एक बार में अगर निकालना है, घटाना नहीं है, तो 100 माइनस पहले से करते चलिए और काट कूट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है, तो उनमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो 5 आया तो और आसान हो जाएगा। जैसे 165 है, 165 से 5 से विभाज्य करते हैं तो क्या आता है आपको? 33 आता है। ठीक है, तो इसमें से आपको लगातार बताना है, तो आप इसको देख लीजिए। इसे एक 23 आएगा, एक 28 आएगा। अगर इसे 5 घटा के देखते हैं 33 में से 38 और 43 आएगा, तो 43 और 23 में से आप घटा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकेंड में पार करती है। एक पेड़ को पार कर रही है, लंबी पेड़ को 15 सेकेंड में पार कर जा रही है, तो ट्रेन की गति, तो जो भी खड़ा अगर कोई है, जैसे पेड़ है, पोल है, अगर वो सब को पार करती है तो यानी ट्रेन अपने लंबाई को ही पार करती है। ठीक है, तो 180 मीटर है, 15 से भाग दे देना है, इसको किलोमीटर में आपको चेंज कर देना है। किलोमीटर में चेंज करिएगा तो आपको किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड में ही तो सीधे भाग दे देना है 180 में 15 से, तो 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड इसका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 154 है, तो एक वृत्त की परिधि यानी 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना r इजक्वल टू 154, तो 22 से काटिएगा तो 154 7 मरतबे कटता है, और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, यानी r का मतलब 49/2, और 49/2 का मतलब क्या होता है 24.5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि 3000 के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो दर बता देना है। तो r इजक्वल टू क्या हो जाएगा, r इजक्वल टू बताइए ब्याज, यानी ब्याज हो जाएगा 1950 गुना 100, मूलधन में आपका 3000 गुना 5 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो और भाग करिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 13% आ जाएगा। चार लड़का एक काम को 15 दिन में करता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में करता है। देखिए 4 लड़का है तो काम करने में उसको दिन ज़्यादा लगता है, और जब 15 लड़का हो जाएगा तो काम करने में उसको कम दिन लगेगा। तो ठीक है, यानी 4 लड़का किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी काम कितना हो जाएगा टोटल 60, और 15 से कराना है तो 4 दिन उसको लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आयत की परिधि क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आयत की परिधि आपको बाद में बताइएगा, पहले लंबाई देखिए। तो आयत की लंबाई आपका कितना है 15 है, और चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 6 मीटर कितना अधिक है, तो यानी 9 है चौड़ाई। ठीक है, तो परिधि क्या हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 15 9 24, 24 दूना 48, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न करें कि 2 अंकों का अनुपात 4:5 में है तथा इसका लॉसा 80 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब देखिए 2 अंकों का अनुपात, तो संख्याओं का योग बराबर लॉसा गुना मौसा फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। तो 4 और 5 अनुपात में है, तो एक हो जाएगा 4x, एक हो जाएगा 5x, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुना मौसा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप कर लीजिए, ऐसे ही भाग कर दीजिए। अब लॉसा है 80 है, तो संख्या से तो भाग पहले ही कटेगा, यानी 5 का 20 से कटेगा, तो आपका 4 आएगा, संख्या 1 4 आया, तो पहली संख्या एक हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 20। ठीक है, तो आपका 16 20 का 36 हो जाएगा। जो भी संख्या अनुपात रहेगा वो लॉसा से कटेगा, यानी आपका 4 आता, और 4 चौका 16, 5 चौका 20, 36 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, यानी 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की, तो 60 आज 5 वर्ष पहले था ना, तो क्या हो जाएगा वर्तमान में देखिए 3 व्यक्ति का औसत 20 है, तो 20 तरीका 60 वर्ष तो आज हुआ, लेकिन 5 वर्ष पहले था 20, तो 15 साल तो बैठा नहीं ना होगा, ये बढ़ा होगा, तो 75 वर्ष इसका एवरेज आज के वर्तमान में होगा। तो कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद बच्चे के बाद परिवार की औसत आयु वहीं रहती है, तो 5 वर्ष जो 5 वर्ष पूर्व थी, तो बच्चा के बताना है आपको। तो वर्तमान में बच्चा का जो औसत हो जाएगा अब क्या है 20 है, और अब संख्या कितना हो गया 4 हो गया, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, तो 80 में से 75 घटा दीजिए, 5 वर्ष का बच्चा है। अगला प्रश्न है कि एक राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरा की लागत वसूल करती है, तो लाभ आपको बताना है। अब देखिए 20 बेचती है, यानी 20 का जो एसपी है वह 25 का क्या है सीपी के बराबर करती है, तो आप यहाँ से कर लीजिए एसपी बटा सीपी कर सकते हैं, तो 25 बटा 20, यानी 20 का सामान 25 में बेचता है, तो 5 इसको लाभ होता है किस पर 20 पर, तो 100 पर कितना, तो 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए करें कि यदि सीता की आय, यहाँ आय होना चाहिए, सीता की आय ठीक है गीता की आय से 25% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए सीता की आय गीता से 25% कम है, सीता की आय गीता से, यानी गीता की आय कितना है 100 है, तो सीता कितना है 75 है। अब कर लीजिए 25 कम है 75 पर, तो 100 कितना हो जाएगा 33.3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है, तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इस पर x पर बनेगा, यानी रमेश का वेतन x मानते हैं, तो श्याम का वेतन y मानिएगा,
तो एक वो क्या करिएगा, इधर 31% करिएगा, उधर 150% आएगा। ऐसे ही करते करते इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो रमेश का जो वेतन होगा ना, श्याम के वेतन से क्या होगा, कम होगा। और रमेश x माने तो रमेश का आएगा 5, इसका 3, तो रमेश का ज़्यादा होगा श्याम से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उस विकल्प को आपको चुनना है, उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। अब देखिए कीड़ा रोग, कीड़ा जो है रोग, तो युद्ध में क्या होगा, यानी अगर कीड़ा काट लेगा तो रोग होगा, तो अगर युद्ध होता है तो क्या होगा, तो विनाश होगा। क्या हो जाएगा, जिस प्रकार कीड़ा रोग का कारण होता है उसी प्रकार जो युद्ध होता है वो विनाश का कारण होता है। चलिए और इसको आप लोग को डाल दिया जाएगा, जितना भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन आपको कितना से मिल जाएगा, 83 से आपको मैथ का क्वेश्चन 83 से लेकर 100 यानी 18 क्वेश्चन है, ठीक है।